नमस्कार, मैं विज्ञान कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुनता जा में स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 2 के दोपहर का भोजन कहानी के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? उत्तर, रामचंद्र ने जब सिद्धेश्वरी से मोहन के बारे में पूछा तो सिद्धेश्वरी को पता नहीं था कि मोहन कहाँ है। फिर भी वह रामचंद्र से मोहन के बारे में झूठ बोलते हुए कहती है कि मोहन किसी लड़के के घर पढ़ने गया है, आता ही होगा। उसने रामचंद्र को यह भी कहा कि उसका दिमाग बहुत तेज है और उसका मन सदा पढ़ाई में लगा रहता है। वह हमेशा अपनी पढ़ाई की ही बातें करता है। दूसरा प्रश्न, कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। उत्तर, सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन कहानी का सबसे जीवंत पात्र है। लेखक के अभावग्रस्त सिद्धेश्वरी की दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसके पास आटा केवल इतना था कि उसे रात 7 रोटियां बन पाई थी। 2-2 रोटियां उसके मुंशी जी रामचंद्र और मोहन को दे दी थी। एक मोटी भद्दी और जली हुई रोटी उसके लिए शेष रह गई थी। पानी वाली दाल का भी आधा कटोरा और थोड़ी सी चने की तरकारी उसके लिए बची थी। जैसे ही वह खाना खाने लगी उसकी नज़र सोए हुए प्रमोद पर जा पड़ी। उसने रोटी का आधा हिस्सा प्रमोद के लिए रख दिया और आधी रोटी स्वयं खाने की ही लगी थी कि उसकी भूख का दर्द उसकी आंखों से बह निकला। फिर भी वह अपने परिवार को भोजन कराती है तथा सबको एकजुट रखने का प्रयास करती है, जो उसके चरित्र की दृढ़ता का ही प्रमाण है। वह किसी के सामने अपनी व्यथा व्यक्त नहीं करती है। प्रश्न 3, कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की विशेषता झांक रही हो। उत्तर, दोपहर का भोजन कहानी में लेखक ने निम्न मध्यवर्गीय परिवार की आर्थिक विपन्नता का सजीव चित्रण किया गया है। परिवार का मुखिया बेरोजगार है, फिर भी उसकी पत्नी खींचतान करके घर का खर्चा चला रही है। परंतु खाना खाने के बाद मुंशी जी औंधे मुंह घोड़े बेचकर ऐसे सो रहे थे जैसे उन्हें काम की तलाश में नहीं कहीं जाना हो। अभावों में जीने के कारण सिद्धेश्वरी चाहकर भी किसी से खुलकर नहीं बोल पाती। मुंशी जी चुपचाप दुबके हुए खाना खाते हैं। रामचंद्र बाहर से आते ही धम से चौकी पर बैठकर बेजान सा वहीं लेट जाता था। जब वह खाना खाने बैठता है तो खाने की ओर दार्शनिक की तरह देखता है। इन सब से इस परिवार की घोर विपन्नता का ज्ञान होता है, जो इस परिवार की ही नहीं, इन जैसे निम्न मध्यवर्गीय जीवन जीने वाले सभी परिवारों की त्रासदी है। प्रश्न 4, सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अंतक प्रयास था। इस संबंध में अपने विचार रखें। सिद्धेश्वरी जानती है कि परिवार को जोड़ने के लिए उसे परिवार के सभी सदस्यों के बीच स्नेह संबंध बनाकर रखने हैं। इसलिए वह दोपहर का भोजन खिलाते समय मुंशी जी को अपने बड़े बेटे रामचंद्र द्वारा उनकी प्रशंसा करने तथा उसकी नौकरी के शीर लगने की बात बताती है तथा मंझले बेटे मोइन को उसके बड़े भाई द्वारा उसकी प्रशंसा करने की बात कहकर सबके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह उत्पन्न कर उन्हें एकजुट रखने का प्रयास करती है। इसके लिए वह झूठ बोलने से भी नहीं हिचकती। 5वां प्रश्न, अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अमरकांत की कहानियाँ भारतीय जीवन के अंतविरोधियों का सजीव चित्रण करती है। इसमें मुख्य रूप से कस्बाई मध्यवर्गीय तथा निम्न वर्गीय परिवारों को विभिन्न समस्याओं का यथार्थ अंकन प्राप्त होता है। दोपहर का भोजन कहानी में एक अभावग्रस्त परिवार की भूख और विशेषता का ऐसा चित्रण किया गया है जिसमें परिवार के सभी सदस्य घर के अभाव से परिचित हैं। इसलिए एक आधा रोटी खाकर भूखे पेट ही उठ जाते हैं। बाप बेटा काम की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं होता
फिर भी सिद्धेश्वरी परिवार को जोड़े हुए है। अमरकांत की अधिकांश कहानियाँ बोलचाल की सहज भाषा में लिखी गई हैं, जिनमें कहीं कहीं तत्सम प्रधान शब्दावली के अतिरिक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। जैसे दोपहर का भोजन। कहानी में वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ गई। बाहर की गली से गुजरते हुए खड़खड़ैया इक्के की आवाज़ आ रही थी और खटोले पर सोए बालक की सांस का घर घर शब्द सुनाई दे रहा था। आधा मिनट सुन्न खड़ी रही। मोहन कटोरे को मुंह में लगाकर सड़ सड़ पी रहा था। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। इनकी कहानियों का शिल्प विधान वर्णनात्मक है, जो पात्रों के संवादों के माध्यम से गति प्राप्त करता है। जैसे दोपहर का भोजन कहानी में जब रामचंद्र की थाली में रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह जाता है तो सिद्धेश्वरी ने उठाने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? इस प्रकार के संवादों के पात्रों का चरित्र उद्घाटित होता है। इसी कहानी के अंत में लेखक का यह कथन सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे। समस्त वातावरण को सजीवता प्रदान करते हुए निम्न मध्यवर्गीय परिवार की दयनीय दशा का चित्र ही उपस्थित कर देता है। इस प्रकार के बिंब विधान में लेखक अत्यंत निपुण है। छठा प्रश्न, रामचंद्र मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए 6 बहाने करते हैं, उसमें कैसी विशेषता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रामचंद्र की थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया था तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र हाथ से मना करते हुए बड़बड़ाकर बोल पड़ा, नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूख रहती है तो क्या नहीं ले लेता? इन संवादों में माँ और बेटों को पता है कि किसी के हिस्से में 2 से अधिक चपातियाँ नहीं है। माँ सिद्धेश्वरी बार बार रोटी देने का आग्रह करके शिष्टाचार निभा रही है, परंतु आधा पेट खाकर उठ जाने वाले रामचंद्र स्वाभाविक रूप से इस नाटक के क्रुद्ध हो जाता है। वह शांत होकर बहाना बनाता है कि अधिक खाने से बीमार पड़ जाएगा। दोनों एक दूसरे से सच्चाई छुपा रहे हैं कि घर में सबके लिए सिर्फ 2-2 रोटियां ही बनती हैं। इसी प्रकार से मोहन को जब सिद्धेश्वरी और चपाती देना चाहती है तो वह भी एक कटोरी पानी वाली दाल पीकर उड़ जाता है। इसी प्रकार से मुंशी जी को खाना खिलाते हुए सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छठे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफ़ी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीज़ों से तबीयत उब भी गई है, तुमने व्यर्थ में कसम धरा दी। खैर, कसम रखने के लिए ले जा रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हंडिया में तो थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़ा गुड़ का ठंडा रस बना दो, पीऊँगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका भी बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, खाते खाते नाक में दम आ गया है, यह कहकर ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी हंसी में एक दर्द का एहसास है। यह ठहाका उनकी विपन्नता है। वे पेट भरकर खा भी नहीं सकते, उन्हें बहाना बनाकर गुड़ का ठंडा रस मांगना पड़ता है। प्रश्न 7, मुंशी जी तथा सिद्धेश्वरी की असंबद्ध बातें कहानी से कैसे संबंध है, लिखिए। उत्तर, मुंशी जी जब खाना खाने आते हैं तो पहले तो उनमें बच्चों
के संबंध में बातें होती है, परंतु 1.5 रोटी खाने के बाद चुप्पी छा जाती है। मुंशी जी चुपचाप शेष आधी रोटी खा रहे थे। सिद्धेश्वरी को यह खामोशी बहुत अखर रही थी। वह खूब खुलकर बातें करना चाहती थी। इस मौन को तोड़ने के लिए वह वैसे ही कह उठती है कि शायद अब वर्षों वर्षा नहीं होगी, तो मुंशी जी कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त ना करके वहाँ मक्खियों के अधिक होने की बात कहते हैं। इसके बाद सिद्धेश्वरी फूफा जी के बीमारी के बारे में पूछती है, तो मुंशी जी गंगा शरण बायू की लड़की की एमए पास लड़के से शादी तय होने की सूचना देते हैं। इनके यह व्यर्थ के वार्तालाप यही सिद्ध करते हैं कि अपने घर की दयनीय दशा को छिपाने के लिए कुछ भी बातचीत करके भुला देना चाहते हैं। वे कुछ पल अपनी विपन्नता को भूल जाना चाहते हैं। प्रश्न 8, दोपहर का भोजन शीर्षक किन दृष्टियों से पूर्ण तथा सार्थक है? उत्तर, दोपहर का भोजन कहानी में लेखक ने एक ऐसे निम्न वर्ग मध्य वर्गीय परिवार की विपन्नता का चित्रण किया है जिसमें गृहस्वामिनी 7 रोटी, पतली दाल और चने की तरकारी से परिवार के 5 सदस्यों को दोपहर का भोजन करा देती है। वह स्वयं आधी रोटी खाकर ही गुजारा करती है। वह खाना बनाकर सबके आने की प्रतीक्षा करती है और सबको खिलाकर ही स्वयं आधी रोटी खाती है। इस प्रकार सारी कहानी दोपहर के भोजन को लेकर ही रची गई है। अतः इस कहानी का शीर्षक दोपहर का भोजन सर्वथा उचित है। 9वां प्रश्न, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी की झूठ 100 सत्यों से भरी कैसी है? अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। उत्तर, सिद्धेश्वरी की झूठ 100 सत्यों से भारी इसलिए है क्योंकि वह इन झूठों के द्वारा ही घर के सभी सदस्यों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करती है। मुंशी जी रामचंद्र के मुंह से अपनी प्रशंसा तथा उसकी नौकरी लगने की बात सुनकर निश्चिंत हैं। मोहन अपने भाई से अपनी प्रशंसा सुनकर उसके प्रति आदर भाव रखता है। सिद्धेश्वरी सबको एक दूसरे की बात स्वयं ही बनाकर कर रही है, परंतु इससे परिवार जुड़ रहा है। अतः सिद्धेश्वरी की सभी झूठ 100 सत्यों से भी भारी है। 10वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। उत्तर होगा, सिद्धेश्वरी सुबह से परिवार वालों के लिए खाना बनाने में जुटी हुई थी। दोपहर तक वह खाना बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह स्वयं भी भूखी थी। इसी सोच में वह डूबी हुई थी। अचानक उसे प्यास लगी। भूख के मारे वह लड़खड़ाती सी उठकर गगरे से लोटा भर कर पानी पी लेती है। खानों पर यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। उत्तर, सिद्धेश्वरी मोहन को झूठे ही सांत्वना देते हुए कहती है। उसका बड़ा भाई उसकी प्रशंसा कर रहा था कि वह पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार है। मोहन जानता था कि यह शब्द उसके भाई ने नहीं कहे होंगे। माँ ही अपने आप बनाकर कह रही है। अपने इसी कथन पर स्वयं को लज्जित अनुभव करती हुई सिद्धेश्वरी मोहन की ओर ऐसे देखती है जैसे कि उसने कोई चोरी की हो। ग नंबर, मुंशी जी के चने के दाने की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। उत्तर, सिद्धेश्वरी वातावरण को सहज बनाने के लिए मुंशी जी से कोई ना कोई बात करती है। वह उनसे फूफा जी की तबीयत के बारे में पूछती है, परंतु मुंशी जी अभी भी अपने भूख मिटाने में लगे थे। इसलिए पत्नी ने प्रश्न पर ध्यान न देकर थाली में बचे हुए चने के दानों की ओर देखते हैं। योग्यता और विस्तार के प्रश्न। पहला प्रश्न है, अपने आसपास मौजूद समान परिस्थितियों वाले किसी विशेष व्यक्ति अथवा विवशतापूर्ण घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, रात के 11 बजे का समय था। जीटी रोड से निकलते हुए एक तीव्र गति वाहन ने एक युवक को कुचल दिया। अधमरा युवक रात भर सड़क पर पड़ा सड़पता रहा। आने जाने वालों ने पुलिस के भय से उसका
न तो कोई उपचार किया और ना ही अस्पताल ले गए। सुबह किसी भले आदमी ने उसे अस्पताल पहुंचाया तो वह उनसे उपचार होने से पहले ही दम तोड़ दिया। यदि उसे समय रहते चिकित्सा मिल जाती तो वह बच सकता था। दूसरा प्रश्न, भूख और गरीबी में प्रायः धैर्य और संयम नहीं टिक पाते हैं। इसके आलोक में सिद्धेश्वरी के चित्रण पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर, इस कहानी में सिद्धेश्वरी का आत्म निष्कासन अत्यंत मार्मिक है और सब कुछ देखकर सहकर भी कटु नहीं हो पाती। वह पूरे परिवार को जोड़ने रखने के प्रयत्न करती है। वह स्वयं भूखी रहती है परंतु परिवार के अन्य सदस्यों को भूखे उठता देखकर परेशान है। वह ममतामयी माँ, विश्वपात्र पत्नी और धरती जैसी धैर्य वाली नारी है। वह सबको भोजन कराने के बाद जब वह स्वयं खाने बैठती है तो शेष एक मोटी भद्दी और जली हुई रोटी बची होती है, जिसमें से आधी प्रमोद के लिए रखकर आधी रोटी, आधा कटोरा दाल और बची हुई चने की तरकारी से अपना पेट भरने का प्रयास करती है। इन्हीं बिंदुओं पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। और इसी के साथ हमने दोपहर का भोजन कहानी पूर्ण की, उसके प्रश्नोत्तर से हल किए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे तो उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और 11 छात्र छात्राओं को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।